हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास। इसके पहले भाग 1 के अंतर्गत आपने आलोचना के विकास को समझा है कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में आलोचना आधुनिक काल के अंतर्गत इसका सूत्रपात हुआ, इसका विकास होना स्टार्ट हुआ। इसकी आरंभिक स्थिति आप भारतेंदु काल से मान सकते हैं। तो भारतेंदु युग में किस प्रकार से आलोचना का सूत्रपात हुआ, इसे हमने देखा। इसके बाद द्विवेदी युग के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके साथ के अन्य लेखकों की क्या भूमिका रही, इसको हमने देखा। शुक्ल युग में शुक्ल जी और उनके साथ के लेखकों के विषय में हमने देखा। आज हम शुक्लोत्तर युग के लेखकों को देखेंगे और किस प्रकार से आलोचना का विकास शुक्लोत्तर युग में हुआ, इसे देखेंगे। शुक्ल युग के बाद जो है, जब शुक्लोत्तर युग आता है तो उसमें जो है समीक्षा या आलोचना कई चरणों में होती है, क्योंकि विचारधारा जो होती है वो बदलने लगती है। तो प्रगतिवादी आलोचना, प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा, नई समीक्षा, इस प्रकार से नई नई विचारधाराएं सामने आई और उसमें आलोचना होने लगी। शुक्लोत्तर युग के आलोचक और आलोचना को देखने से पहले एक बार हम जो कल हमने पढ़ा है उसे देख लेते हैं। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना गया है। वहीं पर बच्चन सिंह बालकृष्ण भट्ट को प्रथम आलोचक मानते हैं, हिंदी साहित्य में प्रथम आलोचक मानते हैं। और प्रथम आलोचना उनकी ही सच्ची समालोचना नामक आलोचना को उन्होंने पहली आलोचना माना है, जो कि लाला श्रीनिवास दास के कृत संयोगिता स्वयंवर, जो कि एक नाटक है, उस पर उन्होंने सच्ची समालोचना नाम से आलोचना की थी। उसे ही सबसे पहले बच्चन सिंह ने माना है कि यहीं से जो है आलोचना की स्टार्टिंग होती है। और 1883 में नाटक निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। तो काफ़ी विद्वान उस निबंध को आलोचना की दृष्टि से, नाटक निबंध को आलोचनात्मक दृष्टि से उसे देखते हैं, उसे पहला आलोचना ग्रंथ भी मानते हैं। तो आगे हम अब देखते हैं, जैसा कि शुक्लोत्तर युग की जो शुरुआत है वो स्वच्छंदतावादी समीक्षा से हुई, जो मोटे तौर पर शुक्ल जी की ही धारणाओं का प्रतिपक्ष है, यानी उनके ही पक्ष में चल रही थी। इसके बाद विभिन्न विचारधाराओं के आगमन के साथ साथ नई समीक्षा पद्धतियां प्रचलित होती गईं, जिनमें प्रगतिवादी समीक्षा, मनोविश्लेषणवादी समीक्षा और नई समीक्षा प्रमुख हैं। तो इसमें से हम देखेंगे स्वच्छंदतावादी समीक्षा के विषय में। यह पद्धति है जो स्वच्छंदतावादी समीक्षा है, यह पद्धति है जो आचार्य शुक्ल की शास्त्रीय मान्यताओं से हिंदी समीक्षा को मुक्त करने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े समीक्षकों ने पश्चिमी स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म के प्रभाव को ग्रहण किया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी के जो विचार हैं, जो उनके मान्यता है, शास्त्रीय विचार हैं, उससे मुक्त कराने का प्रयास करती है, स्वच्छंद कराने का प्रयास करती है। इस आंदोलन से जुड़े जो समीक्षक हैं वो पश्चिमी स्वच्छंदतावाद से प्रभाव ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। इस रचना का मूल्यांकन मर्यादावाद और सामाजिक उपादेयता के आधार पर करने के स्थान पर रचनाकार की अनुभूतियों, उसकी व्यक्तिगतता, सूक्ष्म सौंदर्य बोध आदि को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रचना होती है, जो आलोचना होती है, उसका मूल्यांकन सिर्फ सामाजिकता में कितना उपयोगी है, कितनी मर्यादापूर्ण लिखी गई है, इसके स्थान पर बल्कि रचनाकार की अनुभूतियाँ क्या रही, किस प्रकार से उसने क्या चीज़ अनुभव किया है, उसका व्यक्तिक विश्लेषण क्या है, इस पर महत्व देता है। जो पाश्चात्य का रोमांटिसिज्म है वो, तो उस आधार पर स्वच्छंदतावादी
जो आचार्य हैं, जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने आलोचना ग्रंथ लिखा है, उनके विषय में ये बातें कही जा रही। आगे है, हिंदी स्वच्छंदतावादी समीक्षा में मुख्यतः 3 आलोचक शामिल हैं। तो स्वच्छंदतावादी समीक्षा में 3 आलोचक शामिल हैं, जिसमें से नाम है पहला पंडित शांति प्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। इन 3 आलोचकों को आप याद रखिए कि स्वच्छंदतावादी समीक्षा या आलोचना के मुख्य आलोचक हैं शांति प्रिय द्विवेदी, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। शांति प्रिय द्विवेदी के विषय में कुछ चीजें हम देख लेते हैं। तो शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि में चिन्हित किया। शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद की मूल चेतना को गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मानवतावादी दृष्टि में चिन्हित किया। जैसा कि आपको सभी को पता है कि गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे महापुरुष हैं जो कि लोक कल्याण की भावना रखने वाले हैं। तो उनकी जो मानवतावादी दृष्टि है, जो मनुष्य के लिए उपयोगी दृष्टि है, उसको चिन्हित किया, यानी उस पर ध्यान दिया। शांति प्रिय द्विवेदी की आलोचनात्मक दृष्टि सौंदर्यवादी है, किंतु युग और साहित्य में वे प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन करते हैं। तो यहाँ पर यह बात देखिए कि जो शांति प्रिय द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि है वो सौंदर्य को ध्यान में रखते हैं, परंतु उनकी जो आलोचना है एक युग और साहित्य, उसमें उन्होंने प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन किया है। प्रगतिवादी मूल्यों का समर्थन किसमें किया है? युग और साहित्य में शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी सौंदर्य को वस्तु में न मानकर सामाजिक मन में स्थित मानते हैं। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। तो देखिए, मानवतावादी दृष्टि को शांति प्रिय द्विवेदी ने छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। आगे इनके विषय में है कि इनके जो आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, सबसे पहला है सामायिकी, दूसरा है हमारे साहित्य निर्माता और तीसरा है संचारिणी। तो इनका तीनों आलोचना ग्रंथ आप अच्छे से याद रखिए कि पहला है सामायिकी और दूसरा है हमारे साहित्य निर्माता और तीसरा है संचारिणी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिसमें स्वच्छंदतावाद एवं कलावाद, मार्क्सवाद एवं अध्यात्मवाद सभी परस्पर घुल मिल गए। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का समन्वयवादी समीक्षा पद्धति इनका है। इन्होंने समन्वयवादी समीक्षा पद्धति को विकसित किया, जिस प्रकार से स्वच्छंदतावाद का बोलबाला आया, मार्क्सवाद का, अध्यात्मवाद का, इन्होंने क्या किया? सभी को मिला दिया, सभी को परस्पर मिला दिया। स्वच्छंदतावाद, कलावाद, मार्क्सवाद, अध्यात्मवाद, जिससे मिलाकर इन्होंने समन्वयवाद बनाया, जिसमें सभी का समन्वय हो। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी का चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका चिंतन प्रसाद से प्रभावित है। नंद दुलारे वाजपेयी प्रसाद साहित्य के अधिकारी आलोचक भी माने जाते हैं। तो यहाँ से ये भी ध्यान रखिए कि प्रसाद साहित्य के अधिकारी आलोचक भी माने जाते हैं। आगे है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जो कि इनका आलोचना ग्रंथ है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की पहली रचना है। 1930 से 1940 ईस्वी के मध्य लिखे गए इनके निबंध इसमें संकलित हैं। इन्होंने रस को, भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को, सौंदर्य का उद्घाटक तथा वक्रोक्ति, रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा। तो इन्होंने क्या किया? रस को, भारतीय काव्य शास्त्र का अंतरंग सत्व, अलंकार को, सौंदर्य का उद्घाटक और वक्रोक्त, रीति और ध्वनि को काव्य के अभिव्यंजना पक्ष से जोड़ा। तो ये भी आप याद रखिए, इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण रहा है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील, स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया।
नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां निम्न है, तो देखिए क्या क्या है इनकी कृतियां। सबसे पहले इन्होंने 1942 ईस्वी में लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद, जैसा कि प्रसाद साहित्य के ये आलोचक रहे हैं, तो जयशंकर प्रसाद को इन्होंने 1940 में लिखा है। प्रेमचंद लिखा है आधुनिक साहित्य। इसके बाद लिखा है महाकवि सूरदास लिखा है महाकवि निराला और नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत 1977 में लिखा। साहित्य का आधुनिक युग लिखा और आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। ये भी पूछा गया है कई बार, नया साहित्य नए प्रश्न किसका आलोचना ग्रंथ है। तो हिंदी साहित्य इनका 20वीं शताब्दी है। जयशंकर प्रसाद को इन्होंने लिखा है प्रेमचंद लिखा, आधुनिक साहित्य लिखा, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत के विषय में लिखा है। साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य नए प्रश्न। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ते चलिएगा। लास्ट में मैं प्रश्न पूछूंगी और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। इसके बाद है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र का मूल योगदान छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है। तो यहाँ पर बताया जा रहा कि इनका जो योगदान है वो छायावाद के महत्व की स्थापना से शुरू होकर वैश्विक साहित्य शास्त्र के निर्माण के प्रयास तक विस्तृत है, वहाँ तक फैला हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने संस्कृत, ग्रीक एवं अंग्रेजी काव्यशास्त्र की लगभग सभी प्रमुख स्थापनाओं को अपनी आलोचना में सम्मिलित किया है। संस्कृत, ग्रीक और अंग्रेजी। अपनी पुस्तक रीतिकाल की भूमिका में डॉक्टर नगेंद्र ने काव्यशास्त्र के तत्वों की विवेचना के लिए बिल्कुल नए दृष्टिकोण को चुना है। इन्होंने जो रीतिकाल की भूमिका लिखा है उसमें काव्यशास्त्र के नए तत्वों का विवेचना किया है। आलोचना की आस्था 1966 ईस्वी में अपने निबंध संग्रह में डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी साहित्यिक मान्यताओं को रेखांकित किया है। आलोचना की आस्था इनका निबंध संग्रह है और इसमें इन्होंने अपनी साहित्यिक मान्यता को रेखांकित किया है। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य आलोचक I.A. रिचर्ड्स और क्रोचे से प्रभावित हैं। ये भी याद रखिए कि पाश्चात्य किन काव्यशास्त्रियों से डॉक्टर नगेंद्र प्रभावित हैं, तो I.A. रिचर्ड्स और क्रोचे। डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है। इनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। तो इनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत इन्होंने लिखा है साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, शैली विज्ञान। इसके बाद आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, सिया राम शरण गुप्त, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, काव्य बिंब, साहित्य का समाज शास्त्र। तो इस प्रकार से इनके 18 आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जिसमें से आप कुछ को बहुत अच्छे से याद रख लीजिए। जिसमें है सुमित्रानंदन पंत को इन्होंने लिखा है। इसके बाद साकेत एक अध्ययन याद कर लीजिए, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, राम की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति और हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। इसके बाद है हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, जैसे आपने याद किया आधुनिक हिंदी कविता की भी प्रमुख प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताया, भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, नई समीक्षा नए संदर्भ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। ये इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तब भी आपका काम हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पहली रचना सूर साहित्य है। इसमें इन्होंने जयदेव, विद्यापति तथा चंडीदास की राधा तथा सूर्य की राधा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके उनके बीच के सूक्ष्म अंतर को दिखलाया है।
1940 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद की हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक का एक भाग भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। इस किताब में हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्याख्या की गई है। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक व्यक्तित्व को व्यापक स्तर पर स्वीकृति मिली, किंतु उनका आलोचक व्यक्तित्व बख्शा गया है। कबीर, जो कि इनकी आलोचना ग्रंथ है, 1941 ईस्वी में इसमें इनका आलोचकीय व्यक्तित्व दिखाई पड़ा। कबीर में 1952 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आदिकाल द्विवेदी जी की ऐतिहासिक आलोचनात्मक कृति है। इसमें हिंदी के प्रारंभिक साहित्य की जटिलताओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है। 1965 ईस्वी में कालिदास की लालित्य योजना, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस किताब में द्विवेदी जी ने कालिदास के माध्यम से भारतीय सौंदर्य दृष्टि की व्याख्या की। इन्हें ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना से युक्त मानवतावादी आलोचक माना जाता है। स्पष्ट है कि वे साहित्य को पहले से चली आ रही सांस्कृतिक परंपरा से जोड़कर देखते हैं। इसीलिए हिंदी साहित्य को उन्होंने संस्कृत, पाली और अपभ्रंश साहित्य के साथ साथ ब्राह्मण, बौद्ध, जैन, नाथ, सिद्ध आदि धार्मिक परंपराओं से निर्मित एक समन्वित माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्हमुखी मानवता के अन्वेषक रूप में जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं और इनके प्रमुख आलोचना ग्रंथ जो हैं वो देखिए, सूर्य साहित्य 1930, इनका सभी इंपॉर्टेंट है, 7 है, सातों आप ध्यान रखिए। सूर्य साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, इन्होंने भी कबीर लिखा है, नगेंद्र ने भी कबीर लिखा। 1941 हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, नहीं, नगेंद्र ने शायद नहीं लिखा है, नगेंद्र ने नहीं लिखा है कबीर। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 और सहज साधना 1963, कालिदास की लालित्य योजना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूर्य साहित्य, जो कि 1930 में लिखा है। हिंदी साहित्य की भूमिका इसके बाद लिखा 1940 में। कबीर लिखा 1941 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में। सहज साधना 1963 में। कालिदास की लालित्य योजना 1965 में और मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970 में। तो ये जो है इनका सभी आलोचना ग्रंथ है। और एक इम्पॉर्टेंट तथ्य दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हजारी प्रसाद द्विवेदी की किन किन बिंदुओं पर असहमति रही है उसे दिया गया है कि शुक्ल जी से इनकी मुख्य असहमतियां रही हैं। क्या? सिद्धनाथ साहित्य के विषय में, भक्ति काल के उदय की व्याख्या, संत काव्य विशेषता, कबीर के विषय में। कबीर की महत्ता को लेकर इन्होंने सिद्धनाथ रचनाओं को साहित्य की श्रेणी में रखा। भक्ति काल को इस्लाम के आगमन की प्रतिक्रिया न मानकर भारतीय चिंता की स्वाभाविक परिणति माना तथा कबीर के व्यक्तित्व को हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि घोषित किया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। इन्होंने शुक्ल जी के समान ही रीति काल की आलोचना की तथा अलंकार को सीमित अर्थों में ही ग्राह्य माना। जैसा कि आपको पता है कि रीति काल के कवियों ने अलंकार का भरमार कर दिया था अपनी रचनाओं में। तो शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी दोनों ही ये मानते हैं कि रीति काल में अलंकारों की असीमित मात्रा में प्रयोग किया गया, जो कि सीमित अर्थों में प्रयोग ही ग्राह्य होता है, मनुष्य के ग्रहण करने योग्य होता है। मनुष्य को साहित्य के केंद्र में रखने की इनकी मान्यता आचार्य शुक्ल के लोक मंगल की अवधारणा के समीप है। उन्होंने सूरदास के सूरसागर के लिरिकल या गीत काव्यात्मक पक्ष को महाकाव्यात्मक दर्जा दिया है। ये लिखते हैं कि प्रगतिवादी आंदोलन बहुत महान उद्देश्य से चालित है, इसमें सांप्रदायिक भाव का प्रवेश नहीं हुआ तो इसकी संभावनाएं अत्यधिक हैं। कुछ सीमित संदर्भों में उन्होंने काव्यशास्त्रीय चिंतन भी किया है और जैसा कि इनका साहित्य का जो मर्म है इस कृति में ये चिंतन दिखाई देता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कविता के संदर्भ में कहा कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कविता के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है कि भावावेग कल्पना और पद लालित्य को कविता कहा जा सकता है।
साहित्य का प्रयोजन मनुष्य को संकीर्णता से उठाकर उदार और विवेकशील बनाना है। साहित्य का प्रयोजन क्या है? मनुष्य को संकीर्णता से उठाकर उदार और विवेकशील बनाना, अर्थात साहित्य का लक्ष्य मनुष्य को सर्वांगीण विकास की दिशाएं प्रदान करना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आचार्य द्विवेदी के अनुसार सारे समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही साहित्य है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे समाज जो जैसा होता है उसका दर्पण होता है साहित्य। तो समाज को सुंदर बनाने की प्रक्रिया भी साहित्य के द्वारा हो सकती है। साहित्य अच्छा लिखा जाता है तो लोग अच्छे मन से पढ़ते हैं और उनकी विचारधारा परिवर्तित होती है। द्विवेदी जी का काव्य सिद्धांत साहित्य के मूल्यों की विवेचना है, न कि मूल्यांकन। द्विवेदी जी का मानना था कि भाषा सरल एवं सहज होनी चाहिए ताकि साहित्य आसानी से समझा जा सके। इसी कारण वे निराला की दुरूह एवं दुर्गम भाषा शैली का विरोध करते हैं। शुक्लोत्तर युग के अन्य जो आलोचक हैं उनके विषय में देखते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ शर्मा, इनके 2 आलोचना ग्रंथ हैं, कहानी का रचना विधान और हिंदी गद्य शैली का विकास। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जगन्नाथ शर्मा कहानी का रचना विधान करते हैं और ये कैसी है, गद्य शैली को भी ये विकसित करने का काम करते हैं। इसके बाद है इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, हिंदी कहानी अपनी जबानी इन्होंने बोला। इसके बाद कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन और समकालीन आलोचना। तो इनके 4 जो है आलोचना ग्रंथ हैं। हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन, इसके बाद समकालीन आलोचना। आगे है डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन। देवराज ने क्या लिखा? छायावाद का पतन, साहित्य चिंता। जब देवता हैं तो इन्हें पतन के विषय में पता होता है और इससे इनकी चिंता होती है, ऐसे याद रख लीजिए। और ये समीक्षा करते हैं और इसके बाद प्रतिक्रिया देते हैं। तो देवराज छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा और प्रतिक्रियाएं। इसके बाद है डॉक्टर देवराज उपाध्याय, इनका है साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, जो कि 1964 ईस्वी का है। इलाचंद्र जोशी, इनका है साहित्य सर्जना, 1940 ईस्वी का है। विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957। इलाचंद्र जोशी, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा। इसके बाद है नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का है दृष्टिकोण, मानदंड, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, छायावाद और प्रगतिवाद। तो यहाँ से देख सकते हैं नलिन बिलोचन शर्मा का दृष्टिकोण है, मानदंड है, साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी उपन्यास, विशेषतः प्रेमचंद, दिनकर और उनकी काव्य कृतियां, छायावाद और प्रगतिवाद। इसके बाद है हिंदी में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। तो हिंदी में आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक माना जाता है। इसके बाद है शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा, जिसमें है डॉक्टर भगीरथ मिश्र, जो कि आपको पता है कि महान काव्य शास्त्री हैं। तो इन्होंने काव्य शास्त्र 1963 में लिखा, काव्य मनीषा 1965 में लिखा और इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र 1988 में लिखा। राम मूर्ति त्रिपाठी, इन्होंने क्या लिखा? औचित्य दर्शन लिखा, रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रसार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज और भारतीय काव्य विमर्श। राम मूर्ति त्रिपाठी का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख लीजिए एक बार। कुमार बिमल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, इंपॉर्टेंट है, कुमार बिमल सौंदर्य शास्त्र के तत्व। लीलाधर गुप्त, पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत, 1952। इसके बाद है देवराज उपाध्याय, रोमांटिक साहित्य शास्त्र, 1951। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, पाश्चात्य काव्य शास्त्र इन्होंने लिखा है। डॉक्टर रविंद्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। इसके बाद आ जाते हैं जगदीश चंद्र जैन, इन्होंने पाश्चात्य समीक्षा दर्शन लिखा है 1969 में।
पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, जगदीश चंद्र जैन। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना के विषय में देखते हैं। हिंदी का प्रथम मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। मार्क्सवादी आलोचक शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखा भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता 1937 शीर्षक निबंध को प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा स्वीकार किया जाता है। तो ये भी याद रखिए कि प्रथम मार्क्सवादी समीक्षा कौन सा है, तो भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। हिंदी के महत्वपूर्ण प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षक निम्नलिखित हैं, जिसमें से है प्रकाश चंद्र गुप्त। इनका क्या क्या है, प्रगतिवादी आलोचकों को आप देख रहे हैं। तो इसमें है नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1955 का है, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 और साहित्य धारा 1955 प्रकाश चंद्र गुप्त का है। नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। इसके बाद है शमशेर बहादुर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका कि दो आब, कुछ गद्य रचनाएं, कुछ और गद्य रचनाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका तीनों याद रखिए कि दो आब 1948, कुछ गद्य रचनाएं 1988, कुछ और गद्य रचनाएं 1989। ये तीनों आलोचनात्मक ग्रंथ हैं शमशेर बहादुर सिंह के। इसके बाद है रामविलास शर्मा, इनका देखते हैं। इन्होंने लिखा है प्रेमचंद 1941, फिर भारतेंदु युग लिखा है। इसके बाद इन्होंने लिखा निराला। इसके बाद प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी में, साहित्य और संस्कृति 1949 में, प्रगति और परंपरा और साहित्य और संस्कृति। इसके बाद पुनः ये लिखते हैं प्रेमचंद और उनका युग। आगे लिखते हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज। इसके बाद है साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भागों में है 1969, 72 और 76। इसके बाद है भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। एक बार इनका फिर से देखते हैं। रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, इसके बाद इन्होंने निराला लिखा, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भाषा और समाज, अस्थायी साहित्य अस्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना जो कि 3 भागों में है, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। तो ये इसमें से आप जितना याद कर लेंगे वो मान के चलिए सभी इंपॉर्टेंट है रामविलास शर्मा के, तो जितना आपसे याद हो सकता है आप याद कर लीजिए। आगे है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार जो कि 61 में है, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध 1964 का, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 का। इसके बाद है शिवदान सिंह चौहान, इनका है प्रगतिवाद 64 में, साहित्य की परख 46 में, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 54 में, साहित्यानुशीलन 55 में, आलोचना के मान 58, साहित्य की समस्याएं 58, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए 99। तो शिवदान सिंह चौहान का है प्रगतिवाद, साहित्य की परख, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए। यह सब रहा शिवदान सिंह चौहान। इसके बाद है नेमीचंद्र जैन। नेमीचंद्र जैन का है अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा, दृश्य आदृश्य, रंग परंपरा, रंग कर्म की भाषा, तीसरा पाठ। नेमीचंद्र जैन का आप देखिए अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, बदलते परिप्रेक्ष्य में क्या, जनांतिक, भारतीय नाट्य परंपरा। भारतीय नाट्य परंपरा कैसी है, दृश्य आदृश्य, जिसमें रंग परंपरा भी है, रंग कर्म की भाषा है, और तीसरा पाठ। इसके बाद है अमृत राय, इनका है नई समीक्षा, सहचिंतन,
आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। इसके बाद है रांगे राघव। रांगे राघव आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली 1962। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार। प्रेम और श्रृंगार। इसके बाद है काव्य कला और शास्त्र। प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल्य विवेच। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली। आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा और आदर्श, काव्य यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल्य विवेच। ये है रांगे राघव का। इसके बाद है नामवर सिंह, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, कई बार ये पूछा गया है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग। छायावाद है इनका 1955 का। इतिहास और आलोचना 57। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 62। कहानी नई कहानी 1965। कविता के नए प्रतिमान, ये भी कई बार पूछा गया है। और दूसरी परंपरा की खोज, यह भी पूछा गया है। वाद विवाद संवाद, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आलोचक के मुख से। तो इस प्रकार से नामवर सिंह के ये सभी आलोचना ग्रंथ हैं, जिसमें से 3-4 तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से है हिंदी के विकास में भ्रंश का योग, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद। इसके बाद है विशंबर नाथ उपाध्याय। इनका है पंत जी का नूतन काव्य और दर्शन, हिंदी की दार्शनिक पृष्ठभूमि, निराला की साहित्य साधना 1958, आधुनिक कविता सिद्धांत और समीक्षा 1960, कबीर दास, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, समकालीन कविता की भूमिका, उजले और उबलते प्रश्न, स्वातंत्रोत्तर कथा साहित्य, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, समकालीन मार्क्सवाद, सिद्ध सरहपा, भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास। तो इस प्रकार से ये इतना जो है विशंबर नाथ उपाध्याय का है, जिसमें से आप कुछ याद रखिए, जैसे आपका मीमांसा और पुनर्मूल्यांकन, भारतीय काव्यशास्त्र का द्वंद्वात्मक आलोक में अध्ययन, समकालीन कविता की भूमिका, समकालीन सिद्धांत और साहित्य, कबीर दास। इस प्रकार से ये इतने जो है आप अच्छे से याद रखिए। और भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास। इसके बाद है रमेश कुंतल मेघ। इनका पहला ही इंपॉर्टेंट है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, तुलसी, आधुनिक वातायन से, कला शास्त्र और मध्यकालीन भाषिकी क्रांतियाँ, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, साक्षी है सौंदर्य प्राश्निक, कामायनी पर नई किताब। ये है रमेश कुंतल मेघ का, जिसमें से आप देखेंगे कि पहला ही इंपॉर्टेंट है मिथक और स्वप्न, कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है आधुनिक बोध और आधुनिकीकरण, तुलसी, आधुनिक वातायन से, सौंदर्य मूल्य और मूल्यांकन, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, और साक्षी है सौंदर्य, कामायनी पर नई किताब। ये इतना आप देखिए, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद है शिव कुमार मिश्र। इनका है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद, मार्क्सवाद साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ, प्रेमचंद विरासत का सवाल इंपॉर्टेंट है, भक्ति काव्य और लोक जीवन इनकी आलोचना ग्रंथ है, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह भी इंपॉर्टेंट है, आलोचना के प्रगतिशील आयाम। तो यहाँ से आपने देखा शिव कुमार मिश्र का, जिन्होंने लिखा है कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा, वृंदावन लाल वर्मा, उपन्यास और कला, नया हिंदी काव्य, आधुनिक कविता और युग दृष्टि, प्रगतिवाद भी इन्होंने लिखा है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ,
प्रेमचंद विरासत का सवाल, भक्ति काव्य और लोक जीवन, हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के प्रगतिशील आयाम। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी आलोचना इनका है। लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश की इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जो कि सभी को पढ़ने की सलाह दी जाती है जब भी आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। जब भी आप कंपटीशन के मैदान में उतरते हैं तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास एक बार पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है। तो ये तो आप कभी नहीं भूल सकते कि ये विश्वनाथ त्रिपाठी का है। पेड़ का हाथ, केदारनाथ अग्रवाल, तो ये इनके आलोचना ग्रंथ हैं। हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, पेड़ का हाथ, जो कि केदारनाथ अग्रवाल के ऊपर लिखा गया। धनंजय वर्मा इनका है आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफरनामा। तो धनंजय वर्मा का क्या है? आस्वाद के धरातल, निराला काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप आलोचना की रचना यात्रा, आधुनिक कविता के बारे में 3 अध्याय, आधुनिकता के प्रतिरूप, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफरनामा। इसके बाद है नंद किशोर नवल, इनका है कविता की मुक्ति। नंद किशोर नवल इनका है कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहां सक्रिय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यथा प्रसंग, मुक्ति बोध, ज्ञान और संवेदना इंपॉर्टेंट है, समकालीन काव्य यात्रा, दृश्यालेख, निराला कृति से साक्षात्कार, 2 भाग 1997-2000, रचना का पक्ष, शताब्दी की कविता, पार्श्व छवि, निराला काव्य की छवियां, कविता पहचान का संकट और तुलसीदास। इन्होंने लिखा है नंद किशोर नवल ने कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद्र का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहां सक्रिय है, यथा प्रसंग, मुक्ति बोध, ज्ञान और संवेदना, ये इंपॉर्टेंट इनके आलोचना ग्रंथ हैं। इसके बाद है मैनेजर पांडे, इनकी भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि है इनका, शब्द और कर्म है, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका है, भक्ति आंदोलन और सूर्य का काव्य है, आलोचना की सामाजिकता है और अनभय साचा, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। तो मैनेजर पांडे के आलोचनात्मक ग्रंथ एक बार फिर से देखते हैं। साहित्य और इतिहास दृष्टि, शब्द और कर्म, साहित्य के समाज शास्त्र की भूमिका, भक्ति आंदोलन और सूर का काव्य, आलोचना की सामाजिकता, अनभय साचा। इसके बाद है शंभुनाथ। शंभुनाथ का है दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जन संघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, हिंदी नवजागरण और संस्कृति, सभ्यता से संवाद। शंभुनाथ का है कि दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और शंभुनाथ दिनकर कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जन संघर्ष, तीसरा यथार्थ, मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती और रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र का पुनर्मूल्यांकन, दूसरे नवजागरण की ओर, धर्म का दुखांत, हिंदी नवजागरण और संस्कृत, सभ्यता से संवाद। इसके बाद है शिवदान सिंह चौहान ने सन 1946 में प्रकाशित अपने लेख साहित्य की परख में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा जाता है। तो इस प्रकार से शुक्लोत्तर युग लगभग यहीं समाप्त होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नई समीक्षा के अंतर्गत आने वाले आलोचक और आलोचना ग्रंथ को। तो एक बार हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखने हैं।
तो आपको बताना है कि मिथक और स्वप्न कामायनी की मनस सौंदर्य सामाजिक भूमिका, ये किस आलोचक का आलोचना ग्रंथ है? कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप ज़रूर बता पाएंगे कि ये किसका है। इसके बाद आपको बताना है प्रेमचंद और उनका युग, और तीसरा है क्योंकि समय एक शब्द है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास और सिद्धांत, यह भी आपको बताना है। आगे है लोकवादी तुलसीदास, ये किसका है, ये भी आपको बताना है। कामायनी एक पुनर्विचार। आगे है साहित्य और इतिहास दृष्टि। तीसरा यथार्थ, ये सभी आपको बताना है कि ये किसका आलोचना ग्रंथ है, किस लेखक के आलोचना ग्रंथ है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नया साहित्य नए प्रश्न, ये भी आप बताइए, और बताइए कि महाकवि निराला किसने लिखा है। रस सिद्धांत, रस सिद्धांत कई लोगों ने लिखा है, जो भी आपको नाम पता हो सभी के आप नाम लिखिए। इसके अलावा आप बताएंगे कि साहित्य समालोचना किसने लिखा है, और जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, कबीर का रहस्यवाद। वहीं पर आप बताएंगे विद्यापति और केशव की काव्य कला। तो ये जितना हमने बोला वो आप कमेंट बॉक्स में, जो भी आप सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। मिलते हैं हम आपको नए वीडियो में। आलोचना, हिंदी साहित्य में आलोचना का विकास, इसका तीसरा खंड लेकर हम आपको मिलेंगे, जिसमें नई समीक्षा के अंतर्गत आने वाले आलोचक और आलोचना ग्रंथ को देखेंगे। इसके अलावा स्त्रियों की क्या भूमिका रही आलोचना लिखने में, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे।